Textbook education number 7.5. A light bulb and an open coil inductor are connected to a AC source through a key as shown figure. ओके इसमें आपको कोई फिगर दे रखी है, मैं आपको ड्रॉ करके मैं बताता हूँ. तो स्विच इज क्लोज. मैं फिगर में ड्रॉ कर देता हूँ. यहाँ पे आपको एक इंडक्टर दे रखा है और यहाँ पे एक लैम्प आपको दे रखा है और यहाँ से आपने एक एसी सोर्स सप्लाई किया हुआ है और यहाँ पे एक स्विच अवेलेबल है. ओके तो आपको क्या दे रखा है? अ लाइट बल्ब एंड एन ओपन कॉइल इंडक्टर आर कनेक्टेड टू अ एसी सोर्स थ्रू अ की हैज शोन फिगर. The switch is closed. After the sometimes an iron rod is inserted into the interior of the inductor. The glow of the light bulb increase decrease is unchanged. The iron rod is inserted. Give your the reasons. Answer with the reasons. Okay. ये ओनली फॉर कौन सी सर्किट हो गई? देखिए कि ओनली फॉर इंडक्टर सर्किट हो गए और इंडक्टर सर्किट में आपको मालूम है कि भाई करंट की वैल्यू क्या होती है, करंट पीछे रह जाती है और पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाती है. ध्यान पर हम क्या करते हैं, ये जो इंडक्टर है तो इंडक्टर के सोलेनोइड टाइप का होता है और हमने एक 5th चैप्टर में हमने स्टडी किया हुआ है कि भाई ये हमारे पास सोलेनोइड अवेलेबल है और सोलेनोइड की इनसाइड हमने एक आयन का रोड लगा दिया ऐसे, इसे मैंने इंसर्ट कर दिया. ठीक है, तो आयन रोड कैसा मटेरियल होता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है. तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होने से वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा. मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया उसने तो उसका इंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. इंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो आपका जो लैम्प है जो उसका ग्लो हो रहा था उसकी लाइटिंग डिक्रीज होने वाली है. ठीक है, क्योंकि इंडक्टेंस इज मैक्सिमम सो दैट करंट इज अ मिनिमम इन आवर सर्किट. सो दैट आपका जो लैम्प की जो ग्लो की जो शाइनिंग थी वो डिक्रीज होने वाली है. ठीक है, ये वाली केस में. ओके तो उसका आंसर क्या आने वाला है? डिक्रीज होगी. Textual example number 7.6. A resistor of a 200 ohm and capacitor of a 50 microfarad are connected in a series to 220 watt and 50 hertz AC source. The calculate the current in the circuit, calculate the voltage across the resistor and capacitor. Is the algebraic sum of this voltage more than the source voltage? If yes, the resolve the paradox. Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन डेटा लिख देना है कि भाई आपको एक रेजिस्टेंस दे रखा है 200 ओम का. देन आपको कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है 15 माइक्रोफेराड है तो 15 इंटू 10⁻⁶ फेराड है. देन आपको पोटेंशियल भी दे रखा है V इज इक्वल टू 220 वाट और फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है 50 हर्ट्ज. ओके और आपको फाइंड आउट क्या करना है? तो कैलकुलेट दी करंट इन दिस सर्किट. ओके करंट हमको निकालनी है. कौन सी सर्किट मिलेगी आपको? देखिए क्या भाई आपको आरसी सर्किट मिलेगी. तो आरसी सर्किट का पहले आपको क्या निकालना है? देखिए पहले आपको निकालना है करंट. तो करंट निकालने का इक्वेशन क्या आती है? I इज इक्वल टू V अपॉन Z. तो पहले हमको इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा. तो इम्पीडेंस का इक्वेशन क्या आएगा? इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू यहाँ पे आरसी सर्किट अवेलेबल है सो दैट आर स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको XC का इक्वेशन लिखना पड़ेगा कि भाई XC इज इक्वल टू होती है 1/ω/c और इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 2πμc. ओके देन आफ्टर उसको हमको क्या कहाँ पे लिखना है? मल्टीप्लिकेशन में. और मल्टीप्लिकेशन में लिखने के लिए मैं क्या करूँगा? 2πμc इन्वर्स 1 में कर दूंगा. ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर है सो दैट इन्वर्स 2 हो जाएगा. तो Z इज इक्वल टू यहाँ पे R स्क्वायर, तो R स्क्वायर की R स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे लिख देता हूँ 2πμc इनवर्स 2. ठीक है चलेगा. ओके देन आप आर की वैल्यू यहाँ पे है 200 तो यहाँ पे आएगी 200 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 3.14 और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 50 हर्ट्ज और इंटू कैपेसिटर की वैल्यू होती है 15 इंटू 10⁻⁶ इनवर्स 2. ओके तो उसकी मैं वैल्यू मैं फाइंड आउट करता हूँ. तो इसकी मैं पहले मैं वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो उसकी वैल्यू मुझे मिलती है 212.3 का स्क्वायर. ठीक है ओके देन आफ्टर मैं उसका भी स्क्वायर कर दूंगा, उसका भी स्क्वायर कर दूंगा और पूरे का मैं रूट निकाल दूंगा तो मुझे इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू मिलेगा 291.67 ओम. ओके इम्पीडेंस Z मुझे मिल गया. अब ये मुझे क्या फाइंड आउट करना है? करंट निकालनी है. तो पोटेंशियल की वैल्यू आपको दे रखी है वो Z की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है तो आपकी करंट मिल जाएगी. तो करंट I इज इक्वल टू V अपॉन Z
equals to 220 upon 219 1.67 इज इक्वल्स टू 0.755 एम्पियर। ये आपकी निकल गई करंट। ओके, देन आपने बी आपको क्या दे रखा था, कैलकुलेट की वोल्टेज आरएमएस अक्रॉस द रजिस्टर एंड कैपेसिटर इज थ्रू द एल्जेब्रिक सम। ओके, हमको चेक करना है कि भाई एल्जेब्रिक एडिशन होगा या कौन सा एडिशन होगा, वो एडिशन को इसके फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास सर्किट में आरसी सर्किट अवेलेबल है, एक रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, एक कैपेसिटर दे रखा है, और उसके साथ आपने यहाँ पे एसी सोर्स कनेक्टेड किया हुआ है, दिस रेजिस्टेंस एंड दिस कैपेसिटर। ओके, तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वी आर, देन आपने हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वी सी का। तो मैं सोल्व कर रहा हूँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल निकालूंगा रेजिस्टेंस का, तो आई आर, तो आई अपन निकल गया 0.755 एम्पियर। ठीक है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आपको दे रखी है 200, सो दैट 0.755 इंटू 200 कीजिए, तो आपका आंसर आएगा 151 वोल्ट। देन आपको पोटेंशियल निकालना है कैपेसिटर का, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल्स टू आई इंटू एक्सी। आई की वैल्यू 0.755 और इंटू एक्सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करने पड़ेगी, और एक्सी की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हुई है, देखिए यहाँ पे 212.3, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 212.3। ओके, तो उसकी वैल्यू मिलने वाली है 160.3 वोल्ट। अगर हम एल्जेब्रिक एडिशन करेंगे तो टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू वी आर प्लस वी सी इज इक्वल टू 151 प्लस 160.3 वोल्ट। ओके, तो उसकी वैल्यू हमको मिलती है 311.3 वोल्ट। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ रही है, हमने इसके इनपुट कितनी दे रखी है 220 वोल्ट, तो ये तो क्या हो गया कि भाई इनपुट से आउटपुट हमारा मैक्सिमम मिल गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। चलो आपको ये क्या बता रही है कि भाई इन दोनों का हमने एडिशन कर दिया, क्योंकि हमारे सर्किट में आर और सी अवेलेबल है, और इन दोनों का मैंने इंडिविजुअली पोटेंशियल फाइंड आउट किया, और उसका मैंने एल्जेब्रिक एडिशन किया, तो उसका आंसर मुझे मिला 311.3 वोल्ट। बट हम इनपुट कितना दे रहे हैं, 220 वोल्ट हम दे रहे हैं ओनली फॉर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसके एल्जेब्रिक एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो हमको कैसा इसके यूज़ करना पड़ेगा, तो पाइथागोरन थ्योरम से आपको यूज़ करना पड़ेगा कि भाई उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट। देखिए मैं फेजर डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ कि भाई उसकी जो पोटेंशियल होगी वो वी आर यहाँ पे होगी, वो करंट यहाँ पे होगी, और कैपेसिटर की पोटेंशियल आपको मालूम है कि भाई कैपेसिटर की पोटेंशियल कहाँ पे आएगी। कैपेसिटर की पोटेंशियल मीन्स के लैग होगी, करंट के कंपेरिजन में लैग होगी, वी सी यहाँ पे आएगी, और यहाँ से मैं ड्रॉ में कर देता हूँ, तो ये आपको मिलने वाला है रिजल्टिंग। तो रिजल्टिंग वी सी प्लस वी आर मिलेगा, दिस इज अ वी आर है, दिस इज अ वी सी है, तो वी सी प्लस वी आर इज इक्वल टू वी, सो दैट वी इज इक्वल टू हम क्या लिखने वाला है, वी इज इक्वल टू हम लिखने वाला है वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। तो वी आर का स्क्वायर कीजिए 151 का स्क्वायर एंड प्लस 160.3 का स्क्वायर कीजिए, तो उसका आंसर हमको मिलेगा, वो मिलेगा 220 वोल्ट। ठीक है, तो उसका हमको एल्जेब्रिक एडिशन नहीं करना है, उसका एक वेक्टर, आप उसको एक वेक्टर क्वांटिटी ओनली फॉर कैलकुलेशन करने के लिए मान सकते हो। बाकी जो पोटेंशियल होती है वो पोटेंशियल तो होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, बट उसका यहाँ पे फेजर में जो एडिशन हम करने वाले हैं वो एडिशन के लिए हम वेक्टर एडिशन का रूल्स हम अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे एल्जेब्रिक एडिशन का रूल्स अप्लाई नहीं होने वाला है। टेक्सचुअल एग्जाम्पल नंबर 7.7। इसमें फर्स्ट आपको दे रखा है फॉर अ सर्किट यूज फॉर द ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिक पावर एट अ लो पावर फैक्टर इज इम्प्लाइंस द लार्ज पावर लॉस इन द ट्रांसमिशन एक्सप्लेन। ओके, तो पावर की जो हमने फॉर्मूला फाइंड आउट की थी, तो P इज इक्वल टू पावर की फॉर्मूला हमको मिल रही थी VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi। व्हाट इज द cos phi? cos phi इज द पावर फैक्टर। अगर जो पावर फैक्टर की वैल्यू डिक्रीज होगी, पावर फैक्टर की वैल्यू लो होगी, तो हमारी जो पावर आएगी वो पावर का लॉस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी ट्रांसमिशन सिस्टम में पावर का इसके जो लॉस है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा, ये इक्वेशन से आपको मालूम पड़ता है। ठीक है, ओके, बी देखिए, पावर फैक्टर कैन ऑफ्टन इम्प्रूव बाय द यूज ऑफ अ कैपेसिटर फॉर एप्रोप्रिएट कैपेसिटर इन द सर्किट एक्सप्लेन।
ओके, हमको क्या करना है कि भाई पावर फैक्टर की वैल्यू को इंक्रीज करनी है, तो पावर फैक्टर की वैल्यू को इंप्रूव करने के लिए हम कैपेसिटर लगाते हैं। तो कैपेसिटर हम क्यों लगाएंगे वो आपको स्टडी करना है, ठीक है। तो मैं पहले क्या करता हूँ कि मैं एसी में सर्किट कंसीडर करता हूँ कि इसमें आपकी करंट आई लैग होती है। कितनी लैग होती है? 5 जितनी एंगल पे वो लैग होती है। करंट इज लैग, करंट आई इज लैग द वोल्टेज बाय एन एंगल 5। तो उसका cos फाई हमको क्या मिलने वाला है कि भाई cos फाई इज इक्वल टू आर अपॉन जेड, ऐसी हमने फॉर्मूला निकाली हुई थी, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूँ कि भाई आपकी करंट लैग है, तो मैं पोटेंशियल में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज द पोटेंशियल, और रिजल्टिंग करंट यहाँ पे आएगी। करंट आपकी लैग है इसलिए, ठीक है। दिस इज द रिजल्टिंग करंट फाई जितना वो फेज डिफरेंस बनाती है, फाई जितना फेज डिफरेंस पे वो लैग है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, उसका दो कंपोनेंट में फाइंड आउट करूँगा करंट का, ठीक है। तो एक कंपोनेंट मुझे यहाँ पे मिलने वाला है और दूसरा कंपोनेंट मुझे यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, तो ए वाला कंपोनेंट का मैं नाम दे देता हूँ आई पी। क्यों आई पी मैंने नाम दे दिया? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और देन आफ्टर मैं उसका मैं नाम दे देता हूँ आई क्यू। तो आई क्यू क्या इज अलोंग टू, देखिए आई क्यू इज परपेंडिकुलर टू वोल्टेज है, आई क्यू इज परपेंडिकुलर टू वोल्टेज एंड आई पी इज अलोंग टू वोल्टेज है, ठीक है। ओके, तो मैं दो कंपोनेंट के बारे में लिख देता हूँ कि भाई आई पी इज अलोंग टू वोल्टेज एंड आई क्यू इज परपेंडिकुलर टू वोल्टेज, ठीक है। ऐसा हमने दो कंपोनेंट फाइंड आउट कर लिया। तो देखिए कि भाई आई क्यू क्या बन गया, आई क्यू इज अ वर्टलेस कंपोनेंट हो गया, क्योंकि आई क्यू के साथ कोई भी एक यहाँ पे पोटेंशियल अवेलेबल नहीं है। तो आई क्यू के कारण यहाँ पे कोई पावर नहीं फाइंड आउट हो रही है, इसलिए आई क्यू को हम क्या बोलेंगे? वर्टलेस करंट बोलेंगे। वर्टलेस करंट किसको बोलते हैं वो आपको मालूम ही है। जो परपेंडिकुलर एलिमेंट होती है कि भाई उसकी डायरेक्शन में पोटेंशियल नहीं होती, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? एक वर्टलेस करंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई क्यू इज कॉल्ड वर्टलेस करंट, ठीक है, उसको हम बोलेंगे वर्टलेस करंट। तो हमको क्या करना है कि भाई ये पावर फैक्टर को हमको इंप्रूव करना है। तो पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए ये आई पी और वी का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर का लॉस होने वाला है, ठीक है। ओके, तो पावर का लॉस होगा तो मैं क्या करूँगा कि भाई आई क्यू को मुझे रिमूव करना है। आई क्यू को रिमूव करने के लिए उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मुझे करंट लगानी पड़ेगी। तो वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट लगाने के लिए मैं क्या लगा दूंगा? कैपेसिटर। और कैपेसिटर में आपको मालूम है कि भाई कैपेसिटर में हमारी जो करंट होती है वो क्या होती है? लीड होती है। कितनी लीड होती है? π/2 जितनी लीड होती है। इसके लिए मैंने यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे आई क्यू डैश जितना करंट प्रोड्यूस हो गया। तो वो क्या करेगा? ये जो वर्डलेस करंट है उसको क्या कर देगा? इक्वली इसके अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया तो वो कैंसिल आउट हो गया। तो कैंसिल आउट होने से क्या होगा कि भाई आपका जो cos फाई का जो कंपोनेंट है वो cos फाई का कंपोनेंट इंप्रूव हो जाएगा और पावर लॉस आपका डिक्रीज हो जाएगा। ख्याल है आपको? क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, देखिए यहाँ पे करंट आपकी जो वर्डलेस करंट है ना वो लेगिंग हो रही है, बट मैं क्या करता हूँ कि लीडिंग में वोल्टेज करंट में बना देता हूँ। तो लीडिंग वोल्टेज में करंट बनाने के लिए ए वाली सर्किट में मुझे कैपेसिटर लगानी पड़ेगी, क्योंकि ओनली फॉर कैपेसिटर सर्किट में आप जानते हो कि भाई ओनली फॉर कैपेसिटर सर्किट में आपकी करंट लीड होती है π/2 जितनी, एक पोटेंशियल से लीड होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे एंगल बन रहा है π/2। इसके लिए ए जो वाली करंट है वो वर्डलेस करंट को क्या बना देगा? जीरो बना देगा। इसके लिए वो पूरी सर्किट का एक करंट की वैल्यू आपने डिक्रीज कर दिया, तो करंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो पावर का जो लॉस था वो भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज, और आपका पावर फैक्टर होने वाला है इम्प्रूव। टेक्सटुअल एजुकेशन नंबर 7.8 साइनोसॉइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू। आपको एक पीक वैल्यू दे रखी है 283 वोल्ट। तो मैं यहाँ पे गिवन डेटा में लिख के जाता हूँ वी एम इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा 283 वोल्ट। एंड फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 50 हर्ट्ज, सो दैट म्यू इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा 50 हर्ट्ज।
and is applying to a series LCR circuit in which the R is equal to आपको दे रखा है 3 ओम, L की भी वैल्यू दे रखी है और C की भी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो R इज इक्वल टू आपको दे रखा है 3 ओम, L इज इक्वल टू आपको दे रखा है 25.48 मिली हेनरी है, सो दैट 10⁻³ हेनरी। देन आप कैपेसिटर की वैल्यू आपको दे रखी है 796 इंटू 10⁻³ फेराड, -6 फेराड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड आउट करना है कि भाई इम्पीडेंस ऑफ दी सर्किट मीन्स कि आपको जेड निकालनी है। ओके, देन आफ्टर द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज। ओके, तो आपको एक फेज डिफरेंस भी निकालना है, मीन्स के फाइव की वैल्यू निकालनी है वोल्टेज एंड करंट के बीच का, ठीक है। देन आपको पावर डिसिपेट इन द सर्किट, तो पावर डिसिपेट भी आपको निकालनी है। देन आपको एक cos फाइव की भी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। पावर भी निकालनी है और पावर फैक्टर cos फाइव की भी वैल्यू आपको निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इम्पीडेंस निकाल दूंगा। पर देखिए यहाँ पे RLC सर्किट अवेलेबल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे निकालना पड़ेगा XL और XC एलिमेंट। XL और XC एलिमेंट फाइंड आउट होने के बाद ही हमको मालूम पड़ेगा कि भाई XC माइनस XL लेना है या XL माइनस XC लेना है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करूँगा, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस मीन्स के XL। तो XL इज इक्वल टू इक्वेशन होती है ओमेगा L, और मैं ओमेगा के बदले में लिख सकता हूँ 2 पाई म्यू इंटू L, सो दैट 2 इंटू 3.14, और फ्रिक्वेंसी आपको दे रखी है 50 हर्ट्ज, और इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है 25.48 इंटू 10⁻³ ओके। मैं सबकी मैं कैलकुलेशन करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगी XL इज इक्वल टू 8 ओम। ओके, तो ये आपका मीन्स के इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड आउट हो गया। देन आफ्टर नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सो दैट XC इज इक्वल टू 1/ωc, सो दैट ओमेगा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 पाई म्यू, तो 1/2 पाई म्यू इंटू C। ओके, मैं सभी की मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, 1/2 इंटू 3.14, यहाँ पे आएगी 50 हर्ट्ज, और C की वैल्यू है यहाँ पे 796 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। ओके, तो उसकी मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँगा XC की, तो XC की वैल्यू मुझे मिलती है 4 ओम। XC इज इक्वल टू 4 ओम। तो आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे XL इज ग्रेटर देन है, तो XL इज ग्रेटर देन XC। तो इम्पीडेंस का इक्वेशन क्या मिलने वाला, इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू आप अभी लिख सकते हो R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। अगर यहाँ पे जो इफ XL लेस देन XC आएगा तो क्या आप करोगे, यहाँ पे XC माइनस XL होगा, ठीक है। बट यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, XL ग्रेटर देन XC दे रखा है। ओके, तो सभी के आपको यहाँ पे अभी वैल्यू ही पुट करनी है कि भाई R की वैल्यू आपको दे रखी है 3, तो 3 का स्क्वायर कीजिए। देन आप यहाँ पे XL 8 दे रखा है और XC आपको 4 दे रखा है, और उसका स्क्वायर कीजिए तो यहाँ पे उसका रिजल्ट आपका मिलने वाला है 5 ओम, ठीक है। देन आफ्टर ये आपका A फाइंड आउट हो गया। ओके, Z आपका फाइंड आउट हो गया। देन आफ्टर आपको फाइंड आउट करना फेज डिफरेंस। ओके, तो फेज डिफरेंस के लिए हमारे पास इक्वेशन अवेलेबल है tan phi इज इक्वल टू वर्टिकल एलिमेंट में होगा XC माइनस XL, और हॉरिजॉन्टल एलिमेंट में होगी ओनली फॉर रेजिस्टेंस R। ओके, ये सभी की मैं वैल्यू में पुट कर देता हूँ। XC की वैल्यू XL माइनस XC। ओके, तो XC माइनस XL होगा ना। ओके, तो XC माइनस XL में क्या आएगा, XC माइनस XL में आप लिख सकते हो यहाँ पे 4 माइनस 8। ओके, 4 माइनस 8 अपॉन R की वैल्यू थी 3। ऐसा हमने इक्वेशन स्टडी किया था XC माइनस XL, क्योंकि हमने जो सर्किट में स्टडी की थी ना, इसमें हमने XC को ग्रेटर देन रखा था, XC को ग्रेटर देन रखा था, इसलिए यहाँ पे XC माइनस XL रखा है, ठीक है। XC माइनस XL अपॉन R, तो 4 माइनस 8 अपॉन 3। ओके, तो यहाँ पे इसके मैं क्या कर दूंगा, देन आफ्टर मैं यहाँ पे मुझे 5 फाइंड आउट करना है ना, तो 10 इनवर्स में कर दूंगा। 10 इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा -4/3। ओके, तो उसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँगा, तो 10 इनवर्स ये माइनस में 12 में रख देता हूँ, तो 1.33 और 3, तो उसका रिजल्ट हमको मिलेगा -53.1 डिग्री, ठीक है। ये आपका फाइंड आउट हो गया फेज डिफरेंस। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस 5 नेगेटिव में आ रही है, तो करंट क्या होगी, करंट आपकी लैग होगी। नेगेटिव आ रही है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई करंट आपकी लैग हो रही है, ठीक है। कितनी लैग हो रही है कि भाई इतनी लैग हो रही है। देन पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, पावर डिसिपेट, इसके हीट लॉस आपको फाइंड आउट करना है। तो हीट लॉस फाइंड आउट करने का इक्वेशन क्या है, I² इंटू R है, I² इंटू R, P इज इक्वल टू I² इंटू R। बट इसमें आपको एक IRMS की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो IRMS की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले आपको तो IM निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे VM दे रखा है, सो दैट IM इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, VM अपॉन R में लिख सकता हूँ, ठीक है। V इज इक्वल टू IR, सो दैट I इज इक्वल टू V अपॉन R। ओके, तो I इज इक्वल टू मैंने VM अपॉन R लिख दिया। VM की वैल्यू है 283/5,
ओके, तो उसकी कोई वैल्यू आएगी। ओके, तो मैं यहाँ पे मैं पुट कर आई आर एम एस की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा। आई आर एम एस की वैल्यू क्या होती है, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम अपॉन रूट टू, सो दैट 283 अपॉन 5 1 अपॉन रूट टू। ओके, तो यह मिल गई हमको आई आर एम एस की वैल्यू। ओके, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू हमको कितना मिलेगा, 40 एम्पियर मिलेगा। ओके, मुझे यहाँ पे क्या करना है, आई एम एस की वैल्यू पुट करनी है, तो 40 का मैं स्क्वायर कर दूंगा और रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 3 ओम। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी मिलने वाली है, यहाँ पे वैल्यू मिलने वाली है 4800 वॉट। ठीक है, दिस इज द पावर। ओके, देन आफ्टर आपको नेक्स्ट फाइंड आउट करना है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर डी इज इक्वल टू कॉस फाइव, हमने आगे भी इक्वेशन देखा था अगले वाले न्यूमेरिकल में, वो इक्वेशन था आर अपॉन मोड ऑफ जेड, और आर इज इक्वल टू आपको दे रखा है 3 और मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू आपको दे रखा है 5, तो 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0.6। तो ये आपका मिल गया पावर फैक्टर cos 5 इज इक्वल टू 0.6। ठीक है, ओके, ऐसे भी की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फाइंड आउट किया इम्पीडेंस, देन पर आपने फाइंड आउट किया फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस माइनस में आया तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई करंट आपकी हो रही है लैग। देन आफ्टर आपने पहले तो आई आर एम एस निकाला, देन आफ्टर आपको पावर मिलेगी, पावर इज डिस्पिएट, देन आफ्टर ये आपको क्या मिल रही है, cos 5 पावर फैक्टर आपकी मिल रही है। ठीक है,